देखिए बेटा, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 पॉइंट से आप देख सकते हो, बीकॉम के अकॉर्डिंग भी। होता है क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि कैश का, यानी कैश बैंक या जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो, उसका फ्लो किस तरफ है, यानी आपका इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। यानी कैश फ्लो के अंदर हमारे दो फ्लो निकलते हैं, या तो हमारा इनफ्लो निकलेगा या फिर हमारा आउटफ्लो निकलेगा। देखिए, कैश फ्लो से पहले हमने और भी चैप्टर्स किए हैं, 11th में, 12th में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किए हैं। नाम बताता हूँ मैं आपको। एक हमने 11th में बेसिक सीखा था, कैश बुक। कैश बुक जो हमारा बनता था, उसके डेबिट साइड में जितना भी कैश पूरे पर्टिकुलर पीरियड में इन हो रहा है, यानी जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा आता था, और जितना भी जा रहा है वो सारा क्रेडिट में आता था। ऐसे हमने 12th में और फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर किया था, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सारा पैसा आता था वो रिसीव साइड में होता था, और जितना जाता था वो पेमेंट साइड में होता था। और हमारा वो भी कैश बुक ही होता था, यानी कितना पैसा इन हो रहा है और कितना पैसा आउट हो रहा है वो हमने कैश फ्लो के अंदर इनडायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो रिसीवर पेमेंट और कैश बुक के अंदर सीख चुके हैं। यानी वो भी तो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो ही है, कि जो पैसा रिसीव्ड हो रहा है वो सारा इनफ्लो, और जो पैसा पेमेंट में कर रहे हैं वो सारा आउटफ्लो। तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है बेटा, ये हमारी फाइनल अकाउंट के बाद बनती है। यानी कि जब आपने फाइनल अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर हो गई, उसके बाद आप बनाते हो कैश फ्लो। ठीक है बेटा। तो फाइनल अकाउंट के बाद बनता है, तो फाइनल अकाउंट के बेस पे हम बनाएंगे इसे। यानी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है फाइनल अकाउंट की, जो हमने 11th में पढ़ा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बेस पे मैं इसे बताऊंगा आपको, सारा फॉर्मेट उसी के बेस पे चलेगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या था हमारे पास। देखिए, अगर मैं फाइनल अकाउंट आपको बताऊं तो फाइनल अकाउंट में हमारे पास था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा था हमारे पास बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमारे पास होती थी इक्विटीज, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट और करंट असेट। ठीक है बेटा। तो इसी के बेस पे हम बनाएंगे पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट, जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता है हमारा, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, जो ये नेट प्रॉफिट आया मेरा, किस बच्चे को लगता है कि जो ये नेट प्रॉफिट आया लास्ट में मेरे पास उतना ही कैश बचा होगा। अगर नेट प्रॉफिट मेरा 5,000 रुपये आ रहा है, तो आपको लगता है कि मेरे पास लास्ट में 5,000 रुपये कैश आया है, या बैलेंस जो नेट प्रॉफिट का बचा है 5,000 रुपये, उतना ही कैश मेरी पॉकेट में है अभी, ऐसा ही है, या उतना ही कैश इंक्रीज हुआ है मेरा इस साल। बताएगा कोई बच्चा, ऐसा है? बोलो बोलो काजल, आपको लगता है कि ये जितना नेट प्रॉफिट है हमारा, इतना ही पैसा मेरा रियल में इंक्रीज हुआ है इस साल? यस सर। इतना ही हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट 10,000 है तो 10,000 मेरा नेट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मेरा पूरे साल में जो कैश इंक्रीज हुआ है वो 10,000 हुआ है, ऐसा आप कह रही हो। संजीवनी, आपको, अंकिता, आपको लगता है अंकिता, जो इतना नेट प्रॉफिट है वही मेरा कैश इंक्रीज हुआ है पूरे साल में? यस सर। यही हुआ है। लेकिन से मैं पूछ नहीं रहा, क्योंकि निखिल ने तो अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं था ये वाला पॉइंट, तो इस वजह से चलो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसका रीजन भी बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारे
एक्सपेंसेस डालते हैं, और जो नेट प्रॉफिट होता है ये हमारा एस्टिमेटेड बेस पे होता है, एक तरीके से एक्चुअल प्रॉफिट होता है, मान सकते हो आप। बट रियल में मेरा कैश इतना इनफ्लो हुआ है ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ पर मेरे एक्सपेंसेस है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसमें मेरा रियल में कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं। लगता नहीं आपको यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे खर्चे डाले जिसका मेरा रियल में आउटफ्लो नहीं हुआ। लाइक एग्जांपल दूं आपको तो डेप्रिसिएशन, समझ गए। मान लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा, इस साल खरीदा 500 रुपए का और 10% डैप लगाता हूँ। अब इस साल तो मेरे 500 रुपए चले गए, क्या आपको लगता है अगले साल मैंने जो 50 रुपए इसका खर्चा डाला है, अगर एसएलएम से लगा रहा हूँ 10%, तो वो मेरे अगले साल भी 50 रुपए गए हैं। अगर मैंने 10% कैलकुलेटर पे डैप लगाया, 500 रुपए पे 10%, 50 रुपए लगाया डैप यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है 50 रुपए मेरे आउट हुए हैं? जवाब दो अंकिता। हाँ सर। 50 रुपए गए हैं? यस सर। नो सर, नहीं गए हैं। कैसे गए बेटा? मेरे 500 रुपए तो जब मैंने कैलकुलेटर खरीदा था उस समय गए थे। अब हर साल में 50-50 रुपए का डैप लगा रहा हूँ, तो मेरे 50 रुपए हर साल कहाँ जा रहे हैं? इसको मैं हाँ, एक साथ जा रहे हैं। इसका मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ 50 रुपए का, बट मेरे जब पैसे गए थे स्टार्टिंग में वो तो 500 गए थे। अब 50 रुपए तो मेरे हर साल में यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेंस दिखा रहा हूँ, बट रियल में मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। समझ रही हो बात? हाँ सर। तो ये जो नॉन कैश आइटम है इससे तो मेरा कैश कम हुआ ही नहीं। जब मेरा कैश कम नहीं हुआ तो फिर इस नेट प्रॉफिट को मैं कैसे मान लूं कि मेरा रियल में नेट इतना इंक्रीज हुआ है? रियल में जो कैश इंक्रीज हुआ है वो इतना हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर यही नेट प्रॉफिट मेरा कैश इंक्रीज होता तो फिर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये मेरा एक्चुअली में नेट कैश इंक्रीज नहीं है, या जो नेट लॉस है वो नेट कैश डिक्रीज नहीं है। इसी वजह से मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिससे कि मैं बता सकूं फाइनल अकाउंट के बाद कि मेरा एक्चुअली में नेट कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और हुआ है तो वो किस अमाउंट से हुआ है, कितना हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? तो एक्चुअली में जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा इनफ्लो नहीं होता, और इसी वजह से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बेटा। और इसके अंदर बहुत सारी नॉन कैश आइटम होती है जो मैं अभी आपको फॉर्मेट में बताऊंगा, तो आप सीख जाओगे। अब देखिए इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो बोला कि ठीक है भाई आप यहाँ से हटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो और डिमांड कर रहा है कि अब वो कह रहा है भैया मुझे ये बताओ कि मेरे को ऑपरेशन जो मेरा होता है, जो मेरा मेन बिजनेस है, उससे कितना नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फिर जो पैसा मैंने और कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, वहां से कितना इन्वेस्ट हुआ, वहां से कितना इंक्रीज हुआ, और जो मैंने अपना इन्वेस्ट कर रखा है एज ए कैपिटल, वहां से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। यानी वो कह रहा है मैं इसको 3 पार्ट में चाहता हूँ। कह रहा है एक तो मेरे को ऑपरेटिंग इनकम बताओ, यानी ऑपरेटिंग इनफ्लो और आउटफ्लो बताओ। एक कहता है जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उसका बताओ, और एक कहता है फाइनेंस का बताओ। यानी इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये कहता है जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मेरे इनकम है उससे मेरे को कितना होता है, जो मैंने पैसा लगा रखा है लॉन्ग टर्म में उससे कितना होता है, और जो मैंने कैपिटल लगा रखा है उससे कितना होता है। तीनों का अलग अलग पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है तीनों अलग अलग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें तीनों का सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों में है क्या। देखिए जो ये वाला पार्ट है जो मैंने 8 के अंदर लिया है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट मेरा ऑपरेटिंग का है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये पार्ट मेरा फाइनेंसिंग का है, और जो नॉन करंट एसेट वाला पार्ट है ये पार्ट मेरा इन्वेस्टिंग का है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट मेरा फाइनेंसिंग का है, कौन सा मेरा इन्वेस्टिंग का है बेटा, और कौन सा ऑपरेटिंग का है। अब मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आप इसे कॉपी करना चाहते हो अपनी तरीके से तो कर लीजिए, क्योंकि काम का है, दिखने में बेशक ऐसे लग रहा है आपको ड्रॉ, बट काम का बहुत है।
बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। इस वजह से आप प्लीज़ कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो कॉपी। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं। देखिए फॉर्मेट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप बना लोगे। देखिए जो हमारी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन के अंदर, वो होती है हमारी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी क्वेश्चन में जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, वो आपको लेना है सबसे पहले। और इसके अंदर आपको ऐड करनी है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए अगर मैं आपको लॉजिकली समझाऊं तो मेरा ये फाइनल अकाउंट था, ये मेरा नेट प्रॉफिट था। अगर मैंने यहाँ पर कुछ खर्चे डाल रखे हैं और इन खर्चों को मैं हटाऊं, तो आपको क्या लगता है मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होएगा? अगर इस खर्चे को मैं हटाऊंगा, यहाँ से मैंने 2 एक्सपेंस हटा दिए, 5 एक्सपेंस थे, 2 एक्सपेंस हटा दिए, तो आपको क्या लगता है बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। और अगर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है तो बेटा सीधी सी बात है कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जो यहाँ पर एक्सपेंस हटा रहा हूं मैं, उस प्रॉफिट में वो एक्सपेंस ऐड कर दूंगा तो इंक्रीज होगा, इसलिए ऐड कर रहा हूं। अब कौन से एक्सपेंस हटाने हैं? मुझे वो वाले एक्सपेंस हटाने जो मुझे लगता है कि इस साल मेरा पैसा नहीं गया। खर्चा तो है बट मेरा एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो उसमें पैसा नहीं गया। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा डिविडेंड, जो आपने करंट ईयर में पेड किया है, ठीक है। और डिविडेंड पेड किया है, कह रहे भैया इसमें तो पैसा गया है तो फिर इसे क्यों ऐड कर रहे हैं? देखिए डिविडेंड की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए। अगली बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या तो करंट ईयर का आएगा या मेड आएगा। अब देखिए क्यों प्लस क्या है ये समझिए। देखिए लास्ट ऑफ द ईयर मान लो 31 मार्च को मैंने अपनी फाइल अकाउंट प्रिपेयर किया और उसी दिन मेरा प्रॉफिट निकला। आपको लगता है कि मेरा 1 लाख प्रॉफिट निकला, 30% टैक्स बन रहा है, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को 30,000 रुपए डालूंगा। 31 मार्च वाले दिन अगर मेरे को 30,000 रुपए टैक्स भरना है, तो क्या आपको लगता है कि 30,000 रुपए मैं उसी दिन डाल दूंगा 31 मार्च को गवर्नमेंट के अकाउंट में? बताइए। ऐसा नहीं कह रहे भैया, अभी तो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है, इससे पहले वाले सेमेस्टर में इनकम टैक्स का क्या रूल होता है, इस साल कमाओ अगले साल देंगे, अगले साल कमाओ उससे अगले साल देंगे। यानी प्रीवियस ईयर में अर्न करो और असेसमेंट ईयर में पेड करो उसका टैक्स, यही तो पढ़ा है रूल। गोल्डन रूल ऑफ टैक्स क्या था कि प्रीवियस ईयर में कमाना है और असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स देना है। भूले तो नहीं? याद है, भूल गए? याद है सर। याद है। तो मतलब अगर मेरा 2019-20 का मैं बना रहा हूं और 19-20 के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने इनकम टैक्स दिखा रखा है यहाँ पर 1 लाख की इनकम पे 30,000 रुपए, तो आपको लगता है इस साल मेरा ये वाला पैसा आउट हुआ है, आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ होगा ना। ये तो पैसा मेरा 20-21 में जाएगा भाई, ये पैसा तो मैं पेड 20-21 में करूंगा, इसलिए ये वाला टैक्स मैंने प्लस कर दिया। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब बच्चों का प्रॉब्लम ये है, बच्चे कह रहे हैं भैया हमने तो मान लिया कि चलो इस साल का टैक्स हम अगले साल पेड करेंगे, ये पैसा मेरा गया नहीं है, इस वजह से आपने ऐड कर दिया, लेकिन पिछले साल वाला भी तो इस साल दिया होगा। पिछले साल वाला जो टैक्स बना था वो भी तो इस साल दिया होगा, वो पैसा तो आउटफ्लो हुआ है और वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रखा। तो भाई जो इस साल पेड किया है हमने प्रीवियस ईयर वाला या पेड, वो हम दिखाएंगे बिल्कुल लास्ट में, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि जो पिछले साल वाला टैक्स इस साल हमने पेड किया है, रियल में जो मेरा आउटफ्लो हुआ है कैश का इनकम टैक्स के रूप में, वो मैं लास्ट में माइनस करूंगा, बट अभी नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मेरी ट्रांसफर टू रिजर्व।
ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है बेटा। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है कि पैसे आपने इस वाली पॉकेट से इस वाली पॉकेट में रख लिए, यानी कि जो पैसा आपने कमाया वो थोड़ा सा सेव कर लिया फ्यूचर के लिए। क्या वो आपका एक्सपेंस है? क्या पैसा आपका गया? बोलो भाई। अगर आपने, आपको पॉकेट मनी मिली मान लो 20 रुपए, और 20 रुपए में से 10 रुपए आपने क्या करा, गुल्लक में डाल दिया अपनी, तो आपको लगता है कि जो 10 रुपए आपने गुल्लक में डाले वो 10 रुपए आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, आउटफ्लो है? बोलो। नो सर, आउटफ्लो नहीं है। आउटफ्लो नहीं है तो नहीं है, तो फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिखाते हैं, वो मेरा खर्चा नहीं है, उसमें मेरा पैसा नहीं गया, इसी वजह से मैं इसको भी प्लस कर लूं। क्लियर हो गई बात? अब इसका टोटल कर देंगे दोनों को, तीनों का, और इसका टोटल करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद इसमें नॉन कैश आइटम आती है। अब जो आपको लगता है बेटा, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा रखा है बट वो एक्चुअली में मेरा पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ, कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरा खर्चा तो दिखा रखा है मैंने किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, बट मेरा वो रियल में पैसा नहीं गया, तो वो सारे एक्सपेंसेस को आप क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। जो भी आइटम आपको लगती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है और आपका रियल में एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस नहीं है, उन सबको ऐड करोगे। उसमें सबसे पहले मेरा नाम आता है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डेप्रिसिएशन सब बच्चों को पता है कि वो नॉन कैश आइटम है और उसको आप ऐड कर दोगे। दूसरा आता है बेटा इंटेंजिबल असेट्स, रिटर्न ऑफ या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होता है, या फिर आप मान सकते हो गुडविल राइट ऑफ हो रही है, पेटेंट राइट ऑफ हो रहे हैं, तो रियल में उसमें भी पैसा नहीं जा रहा मेरा, गुडविल में कहाँ पैसा जा रहा है, बट फिर भी मुझे एज एक्सपेंस दिखाना होगा, राइट ऑफ कर रहा हूं तो। इसके बाद अगला आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या नॉन करंट असेट्स। मान लो ये कैलकुलेटर ले लेते हैं, ये मेरा 200 रुपए की वैल्यू का है और मैंने इसे 150 रुपए में बेचा, तो मैं क्या दिखाऊंगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ कैलकुलेटर 50 रुपीज दिखाता हूं नहीं दिखाता? यस सर, दिखाते। आपको लगता है मेरे 50 रुपए गए हैं? अगर मैंने कैलकुलेटर 200 रुपए वाला 150 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया, किसी बच्चे को लगता है कि भैया आपके 50 रुपए का लॉस हुआ है, वो ठीक बात है, बट मेरे 50 रुपए गए हैं क्या? नो सर, नहीं आपके सर, साथ गए अरे नहीं। भैया आपके तो 150 आए हैं, बल्कि कैलकुलेटर गया है, तो इसलिए वो 50 रुपए नहीं गए, इसलिए ये भी प्लस करेंगे। ठीक है बेटा। अगर आप कोई प्रोविजन बनाते हो जिसको हम बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें भी हमारा पैसा नहीं जाता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, अनलिमिटेड चीजें होती है हमारे पास। अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये चीजें भी इसमें मेरा पैसा नहीं जाता। अगर इनका इंश्योरेंस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इनके अलावा और क्या चीजें आ सकती है बेटा, ध्यान से समझना। इनके अलावा ऑपरेटिंग कहता है भैया मैं अपने इनकम निकालना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग अपनी निकालना चाहता है, तो ऑपरेटिंग कह रहा है भैया जो फाइनेंस का पार्ट है और जो इन्वेस्टिंग का पार्ट है
वो अगर आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रखा है तो वो भी हटा दो, ताकि मैं ऑपरेटिंग का निकाल सकूं, समझ गए बेटा? चलो भैया समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। मैं बताना चाहता हूँ, मान लो आपकी फीस है, आप मेरे पास कॉर्पोरेट भी पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ रहे हो। अब आपने मेरे को इकट्ठे फीस दे दी, मान लो अगर आपकी 1000 रुपीज मंथली फीस है तो आपने मुझे 2000 रुपए दिए या 1500 रुपए दिए, मानो 1500 दिए, 2000 नहीं 1500 रुपए दिए। और अब मुझे बताना है कि उसमें कॉस्टिंग की कितनी और कॉर्पोरेट की कितनी है। टोटल तो मुझे पता है 1500 आए हैं, तो सीधी सी बात है, अगर 1500 टोटल है उसमें से मैं कॉस्टिंग की निकाल दे तो कॉर्पोरेट की आ जाएगी। समझ रहे? टोटल अगर 1500 है, अगर मैं कॉस्टिंग की निकाल दूं, मान लो कॉस्टिंग के 500 है दिए आपने, तो इसका मतलब कॉर्पोरेट के 1000 है, इसका मतलब कॉर्पोरेट के 1000 है। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास टोटल है जिसमें कुछ पार्ट फाइनेंसिंग का भी डाला हुआ है, कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग का भी डाला हुआ है। तो ऑपरेटिंग वाला कह रहा है भैया सब हटाओ ताकि मैं सिर्फ अपना अपना बता सकूं। तो कोई ऐसा खर्चा जो रियल में पेड हुआ है, पैसा गया है, बट वो जो है पार्ट नहीं है ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो वो खर्चा भी हटाना है बेटा। तो उसमें एक ही खर्चा आता है जिसको मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसी वजह से ये वाला जो डिविडेंड है मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, क्योंकि डिविडेंड भी एक ऐसा पार्ट है जो किसका पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। और मैं यहाँ पर उसे दिखा रहा हूँ गलती से एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो वो मैं यहाँ पर प्लस करूंगा। ठीक है बेटा? तो इन सब को ऐड करने के बाद आपके फिर लेस वाले आइटम आएंगे, और लेस वाले आइटम में आपकी सिर्फ दो ही चीज आती है, इसका बिल्कुल अपोजिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका बिल्कुल अपोजिट। और दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो पार्ट किसका, फाइनेंसिंग का पार्ट है या इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो। तो जितनी भी आपकी अदर इनकम होती है, लाइक रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सारा पार्ट जो होता है बेटा वो नॉन करंट असेट से आता है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर आप इनकम हटाओगे तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा, इस वजह से मैं इनकम हटाऊंगा तो नेट प्रॉफिट मेरा कम होगा। ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फटाफट से आप इसे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस खत्म है, और स्पेस खत्म होने के बाद मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाऊंगा इसे। ठीक है?